गुड आफ्टरनून आप सभी को। गुड आफ्टरनून है भाई। परमदीप गुड आफ्टरनून, रेखा गुड आफ्टरनून। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं फिल्कों पर। इस इतिहास की कार्यशाला में आप सभी का स्वागत किया जाता है। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहती है वो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। एक बार जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आज जो हमारी क्लास शुरू होगी वो सांझा से शुरू होगी और सांझा 1628 से लेकर 1658 तक शासनरत रहेंगे। ठीक है, और क्लास के अंदर थोड़ा सा स्पीड बना के रखना, क्योंकि आज मैं मिडिवल का जो एक पार्ट रहता है दिल्ली सल्तनत वो कंप्लीट कर दूंगा आपका आज ही। और कल मैं आपके सूफीज और भक्ति आंदोलन और मराठा साम्राज्य समाप्त करके आपको एक नई दिशा के अंदर ले चलूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा साथ देना। आप लिखना भी होगा आपको, मैं चीजें जब लिखवाऊंगा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन वो चीजें तो आपको नोट राइट डाउन भी करनी है वो चीजें। ठीक है, तो लगभग सभी आ चुके हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक शासन करेगा। शाहजहां का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व का राजा। जन्म लाहौर में हुआ था 1692 ईस्वी में। मूल नाम शहाबुद्दीन था। बचपन का नाम खुर्रम था, और खुर्रम का अर्थ होता है खुशी देने वाला। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, और खुर्रम का अर्थ क्या होता है? खुशी देने वाला। माता का नाम जगत गोसाई, माता का नाम जगत गोसाई था। अहमदनगर राज्य से संधि होने पर जहांगीर द्वारा इसे शाहजहां की उपाधि दी गई थी। शाहजहां का पहला शिक्षक मुल्ला कासिम बेग था। कौन था? मुल्ला कासिम बेग तारबीज था। शाहजहां सर्वाधिक प्रभावित हकीम अली गिलानी से था। इससे शाहजहां ने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा ली थी। किससे भाई? अली हकीम अली गिलानी। गिलानी से क्या ली थी? शाहजहां ने चिकित्सा की शिक्षा ली थी। चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, शाहजहां शासक बनने के बाद आसिफ खां, यानी आसिफ खां कौन है इसके? आसिफ खां ये भाई, आसिफ खां चाचा को दोबारा क्या करता है? अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। आसिफ खां 14 वर्ष तक शाहजहां के वकील के रूप में कार्य किया था। क्या किया था? शाहजहां के वकील के रूप में कार्य किया था। क्लियर है चीजें? आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड। बोर्न लाहौर इन 1592। ओरिजिनल नेम शहाबुद्दीन। चाइल्डहुड नेम खुर्रम। द मीनिंग ऑफ गिवर ऑफ हैप्पीनेस। खुर्रम जब ये हुआ था तो जो इनकी माता थी जगत गोसाई यानी जोधाबाई, तो उन्होंने कहा था कि मुझे अब किसी प्रकार का दुख नहीं, खुशी खुशी महसूस मुझे हो रही, ऐसा इन्होंने कहा। द टाइटल ऑफ शाहजहां वॉज गिवन टू हिम बाय जहांगीर आफ्टर द ट्रीटी विद द अहमदनगर स्टेट। अहमदनगर स्टेट के साथ जो ट्रीटी हुई थी उसके बाद इसको शाहजहां नाम दे दिया गया था। शाहजहां फर्स्ट टीचर वॉज मुल्ला कासिम बेग तरबिज। शाहजहां वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय हकीम अली गिलानी। शाहजहां हैड रिसीव्ड मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम दिस। आफ्टर शाहजहां बिकम द रूलर, आसिफ खां जो इनके अंकल थे वॉज अगेन गिव द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आसिफ खां हैड बीन शाहजहां's लॉयर ऑफ 14 years। इसने महावत खां को अजमेर की सूबेदारी तथा खान खाना की उपाधि दी थी। शाहजहां का पहला विवाह फारस की लड़की थी मुजफ्फर हुसैन सबावी की पुत्री। किसकी थी पुत्री? मुजफ्फर हुसैन सबावी, जो फारस के राजा थे, उनकी बेटी थी। गुड आफ्टरनून अंजलि, गुड आफ्टरनून रेनू, आप सभी को गुड आफ्टरनून है। तो एक बार क्लास की तरफ ध्यान रखिए। 1612 ईस्वी में शाहजहां का दूसरा विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री, कौन है भाई? नूर जहां के भाई आसफ खां, आसफ खां की पुत्री
अर्जुमंद अर्जुमंद के साथ हुआ और अर्जुमंद को ही मुमताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुमताज या फिर मलिक के जमानी इसे कहा जाता है। मुमताज किसको उपाधि दी गई थी? मलिक के जमानी की इसको उपाधि दी गई थी। चंपा गुड आफ्टरनून सर, मुगल काल पढ़ा रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मुगल काल पढ़ा रहे हैं सुमित्रा, और गुड आफ्टरनून आपको भी। ताजमहल का निर्माण इसने इसके लिए करवाया था भाई, 1632 में शुरू हुआ था। 20,000 सैनिकों 20,000 कारीगरों ने यहाँ पर काम किया था। लगभग अगर कीमत की मैं बात करूं, इस समय के जो 52 करोड़ रुपए की लागत होगी, उतनी लागत वहां पर आई थी। समथिंग इतना ही रहा था, 52 लाख करोड़ कुछ इतना ही है, ज्यादा नहीं था। ठीक है, इतनी कीमत की खर्च वहां पर आया था, 52 करोड़ के आसपास। ठीक है, उस समय के, हाँ उस समय के भाई 52 लाख रुपए यहाँ पर खर्च आया था उसमें। इसका नाम शाहजहां ने मुमताज महल रखा था, और ये मुमताज महल को सर्वप्रथम उज्जैन में दफनाया गया था, और उज्जैन से निकालकर आगरा में इसे दफनाया गया था, ताजमहल में। ठीक है, इतिहास के अंदर मुगलों की एकमात्र ऐसी रानी जिसे 2 बार दफनाया गया है, मुमताज महल। इतिहास के अंदर मुगलों का एक ऐसा बादशाह जिसे 2 बार दफनाया गया है, कौन है? बाबर। पहले आरामबाग आगरा में, उसके बाद काबुल के अंदर। इट्स गिव महाबत खान द टाइटल ऑफ सूबेदारी एंड खाने खाना ऑफ अजमेर। शाहजहां फर्स्ट मैरिज was with the daughter of Persia ruler Muzaffar Hussain Safavi. In 1612 AD, Shahjah's second marriage took place with the Arjumand, daughter of Noor Jahan's brother Asaf Khan. Shahjah named her Mumtaz, and in the memory of Taj Mahal was built, giving the title of the Malik A Zamani and Mumtaz. ताज महल के अंदर क्या नाम था उसका? उस्ताद ईसा खां। ठीक है, उसके वास्तुकार, अभी माइंड से स्लिप हो गया, क्या करें। 1631 में बुरहानपुर शाहजहां के 14 बच्चे हुए थे। 14 बच्चों ने जन्म लिया था 1631 तक, और 1631 में जन्म देते समय 14वें बच्चे को बुरहानपुर में, उज्जैन के अंदर पड़ता है, शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज महल, उसकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहां के 14 संतानों में से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित रहे थे। 7 जो थे प्रसव पीड़ा के दौरान मर गए थे। कितने? 7 प्रसव पीड़ा के दौरान मर गए थे। जहां नारा 1614 में जन्म हुआ था, दारा सिको का 1615 में, रोशन आरा का 1617 में जन्म हुआ था, औरंगजेब का 1618 में, मुराद बख्श का जन्म 1624 में हुआ था, गोहान आरा का जन्म 1631 में, और शाह शुजा का जन्म याद आपको रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, 1631 में बुरहानपुर शाहजहां डाइड व्हाइल गिविंग बर्थ ऑफ टू हर 4th child of Shahjahan 4 children, only 4 sons and 3 daughters. जहां नारा, दारा सिको, रोशन आरा, औरंगजेब, मुबारक शाह, गोहान आरा और सोहन शुजा। 1627 में जहांगीर की मृत्यु, इस समय शाहजहां दक्षिण में था। देखो 1627 में क्या हुआ? जहांगीर की मृत्यु हुई। शाहजहां कहां पर है? दक्षिण में था। आसफ खान ने कूटनीति के तहत दाबर बख्श को सिंहासन पर बैठा दिया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। समकालीन इतिहासकारों ने दाबर बख्श को क्या कहा है? बलि का बकरा कहा है। क्या कहा है? बलि का बकरा इसे कहा है। किसे? दाबर बख्श को। आगरा के किले में शाहजहां का राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां का अंतिम समय यानी 8 वर्ष शाहबुर्ज में बंदी के रूप में बीता, जहां उसकी पुत्री जहां नारा ने उसकी सेवा की थी, और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। Jahangir death 1627. At the time Jahanara was the Shahjahan was the south. Asaf Khan put Dabur Baksh on the throne as part of diplomacy. Later he was assigned. Contemporary historians have asked where is the scapegoat. इसको क्या कहा है? बलि का बकरा से कहा है। Coronations of Shahjahan, जहां
took place in Agra Fort 1628 AD. Shahjahan's last period, 8 years, died as prisoner in Shahaburj, where his daughter Jahanara served. उसकी सेवा की थी, उसको सर्व्ड किया था। ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में 4 वर्ष के लिए भीषण अकाल पड़ा था भाई। कहां पर? गुजरात में और दक्कन में। पीटर मुंडी ने इस भयंकरता का वर्णन किया था। पीटर मुंडी एक अंग्रेज व्यापारी था। अंग्रेज व्यापारी था। शाहजहां का सिखों के साथ विवाद। सिखों की अगर मैं बात करूं, सिखों के साथ इनका विवाद। सिखों के गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने इन्हें एक बाज को लौटाने से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर इनका विवाद छिड़ गया था। शाहजहां के समय ही मराठा संघर्ष शुरू हुआ था। शाहजहां के समय मुगल तथा असम के अहोमों का संघर्ष शुरू हुआ था। During the reign of Shahjahan, there was severe famine of 4 years in Gujarat and Deccan. Peter Mundi described this horror. English businessman था। शाहजहां disputed with the Sikhs. Guru Hargobind Ji of the Sikhs had refused to return an eagle to him. The Maratha conflict started during the time of Shahjahan. The conflict between the Mughals and the home of Assam started during the time of Shahjahan. अब मुझे बताइए, भारत की एक ऐसी सेना जिसने दोनों विश्व युद्ध लड़े हैं। तब तक मैं अगली स्लाइड पर चला जाता हूं। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। भारत की एक ऐसी सेना जिसने दोनों विश्व युद्ध लड़े हैं। शाहजहां का सिखों के साथ दूसरा विवाद श्री गोविंदपुर नगर नामक नगर बसाने को लेकर हुआ था। मुगलों के मना करने पर भी सिख नहीं माने थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में पुर्तगालियों को दंडित किया था और 1632 में पुर्तगालियों के व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया था। और पुर्तगालियों के साथ ही क्या होगा, इसका संबंध अच्छे नहीं होंगे और ये चर्च तोड़ने के आदेश देगा। जब इसकी हम धार्मिक नीति पढ़ेंगे तो इसके आदेश तोड़ने जो आदेश देगा, ये गिरजाघर तोड़ने का आदेश भी देगा। शाहजहां सेकंड डिस्प्यूट विद दिस सिक्स was regarding the settlement of a city named Sri Hargobindpur. The Sikhs did not agree even after the refuse of the Mughals. Shahjahan had punished the Portuguese during his rules and captured the Portuguese trading center of Hungary in 1632. कमेंट नहीं आया यार किसी का? क्या बात है? एक मिनट भाई। खाने जहां लोधी का विद्रोह 1628 ईस्वी में हुआ था। यह एक अफगान सरदार था। कौन था? खाने जहां लोधी जो था वो एक अफगान सरदार था। इसका मूल नाम पीर खान था। जहांगीर ने इसे खाने खाना की उपाधि दी थी। शाहजहां के काल में प्रथम विद्रोह। इस विद्रोह में खाने जहां लोधी अबुल हसन ने हराया था। खाने जहां लोधी को किसने हराया था? अबुल हसन ने हराया था। खाने जहां लोधी हारने के बाद दक्षिण भाग गया था और अप्रत्यक्ष रूप से यह विद्रोह अहमदनगर के पतन का कारण बना था। 1 मिनट रुको भाई, कॉल आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। चलो भाई दोबारा से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। शाहजहां के काल में प्रथम विद्रोह क्या था? खाने जहां लोधी का जो विद्रोह था, ये शाहजहां के काल में प्रथम विद्रोह था। एक अफगान सरदार था, मूल नाम पीर खान। जहांगीर ने इसे खाने खाना की उपाधि दी थी। इस विद्रोह को में खाने जहां लोधी अबुल हसन ने हराया था। खाने जहां लोधी को किसने हराया था? अबुल हसन ने हराया था। खाने जहां लोधी हारने के बाद दक्षिण भाग गया था
और अप्रत्यक्ष रूप से यह विद्रोह अहमदनगर के पतन का कारण बना था। और खानेजहाँ लोधी कलिंजर के किले के पास लड़ते हुए मारा जाता है। खानेजहाँ लोधी leader revolution 1628 AD. He was an Afghan chieftain's original name Pir Khan. Jahangir gave him the title of Khane Khana. The first revelation of Sanja areas was. In this revelation, Khane Jahan was defeated by Lodi Abdul Hassan. Khane Jahan fell south after Lodi was defeated. This revelation indirectly led to the fall of Ahmednagar. Khane Jahan Lodi was killed while fighting near Kalinjar. बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 से लेकर 1635 तक। जैसा ही हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि बुंदेलखंड के शासक वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करवाने में जहांगीर की सहायता की थी। अबुल फजल की हत्या से प्राप्त पैसे से उसने मथुरा के अंदर केशव देवराय मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे औरंगजेब तोड़ देगा। ठीक है, केशव देवराय मंदिर का निर्माण करवाया था और जिसे वीर सिंह बुंदेला ने निर्माण करवाया था, और जिसे अबुल फजल को मारने के लिए जो पैसा मिला था उससे इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके परिणाम स्वरूप जहांगीर और बुंदेलखंड के बीच अच्छे संबंध थे, परंतु वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जुजार सिंह बुंदेलखंड का शासक बनता है और शाहजहां के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते। जुजार के जो परिवार है उसको बलपूर्वक मुसलमान बनाने का काम कौन करेंगे? शाहजहां करेगा। ठीक है, बुंदेलखंड रिबेलियन 1620 AD to 1635 AD was as we have read earlier also that the ruler of Bundelkhand Veer Singh Bundela had helped Jahangir in getting Abul Fazl murdered. He had built the Kesav Dev Rai temple in Mathura with the money received from the murder of Abul Fazl. As a result, Jahangir and Bundelkhand, there was a very good relationship between them. But after the death of Veer Singh Bundela, his son Jahangir Juzar Singh became the ruler of Bundelkhand, and he did not have good relation with the Sanja. महोब के चंपत राय का विद्रोह। कौन है भाई? महोब में कौन है? चंपत राय है, और चंपत राय क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। सांझा के उसमें चंपत राय ने विद्रोह किया, परंतु बाद में दोनों में सुलह हो जाती है। लेकिन औरंगजेब के समय चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह किया था, और छत्रसाल मराठाओं के साथ जाकर मिल जाएगा, और यही छत्रसाल और मराठा मिलकर किसको सपोर्ट करेंगे? अकबर सेकंड को सपोर्ट करेंगे विद्रोह करने के लिए। रिवोल्ट ऑफ चंपत राय ऑफ मोहम्मद महोब। Champat Rai rebelled during the time of Sanja, but later both reconciled. But during the time of Aurangzeb, Champat Rai's son Chhatrasal had rebelled. सांझा का दक्षिण अभियान। अहमदनगर के शासक कौन है? मुर्तजा निजाम शाह है। अहमदनगर का शासक कौन है? मुर्तजा निजाम शाह है। इसे क्या कहा जाता है? दीवान इसे कहा जाता है। सांझा ने दक्षिण में सबसे पहले यही आक्रमण किया था। कौन सा आक्रमण किया था भाई? अहमदनगर पर आक्रमण किया था। 1633 ईस्वी में जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मुर्तज निजाम शाह को हत्या कर फतेह खान ने की थी। देखो, इसकी जो मुर्तजा था, इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी फतेह खान ने। खान ने इसकी हत्या की। सांझा ने इसे अपनी सेवा में ले लिया था। गोलकुंडा का अभियान। अगला अभियान कौन सा है? गोलकुंडा का अभियान है। अहमदनगर के बाद सांझा ने गोलकुंडा पर दबाव डाला। 1636 में अल्पायु शासक, यहाँ पर कौन था? कुतुब शाह। कुतुब शाह क्या होता है? भयभीत होकर इससे संधि कर लेता है, और इस संधि के फलस्वरूप सांझा का नाम का खुतबा पढ़ा और सिक्के दोनों पर इसका नाम लिख दिया गया था। गोलकुंडा के अंदर क्या था? शिया संप्रदाय था, और शिया संप्रदाय क्या करते थे? खुतबे से ईरान के जो शासक थे शाह का नाम हटाकर किसका नाम रख दिया था? शाहजहां का नाम रख दिया था। शाहजहां साउथर्न कैंपियन। अहमदनगर रूल मुमताज निजाम शाह used to be called Diwan was the first attack of the Shahjahan made in the south. It was conquered and merged into the Mughal Empire.
1633 Mutraz Nizam Shah was assigned by Fateh Khan, who was into his service of Shahjahan. Golconda campaign. After Ahmednagar, Shahjahan put pressure on Golconda in 1636. The short-lived ruler Qutb Shah got scared and made a इससे क्या होता है डर जाता है scared हो जाता है and made a treaty with the as a result of this treaty Shahjahan name appeared on the both कुतुबा and coins के ऊपर इसका नाम आ जाता है ईरान का जो शासक था उसका नाम है शाह जो ईरान का शासक था शाह उसके नाम की जगह किसका नाम अब इसके सिक्कों पर आ गया था और किसका नाम अब खुतबे की जगह आ गया था तो वो आ गया था शाहजहां का नाम इनके खुतबे और सिक्के के ऊपर आ गया था इसके फलस्वरूप 4 लाख खूनों का कर्ज माफ कर दिया गया जो गोलकुंडा को बीजापुर राज्य को देना पड़ता था गोलकुंडा के शासक ने अपनी एक पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र शहजादा मोहम्मद से किया था मोहम्मद सैयद मीर जुमला क्या भाई मोहम्मद सैयद मीर जुमला भी से बोल जाता है एक पारसी व्यापारी था और गोलकुंडा का वजीर था किसी बात से नाराज होकर मुगलों की सेवा में गया था और इसी ने शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था As a result of the debate of 4 lakh huns which Golconda had to give to Bijapur state was waived off, the ruler of Golconda got one of his daughters married on Aurangzeb's son, Prince of Muhammad. मोहम्मद सैयद या फिर मोहम्मद सैयद को मीर जुमला भी कहा जाता है A famous Persian merchant was the Wazir of Golconda. He was angry over something and went to serve the Mughals. It was who gifted the famous Kohinoor diamond to Shahjahan. बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा सरलता से अधीनता न स्वीकार करने पर शाहजहां ने उसे माफी चाहेंगे शाहजहां ने उसके ऊपर 3 बार आक्रमण किया बचाव को कोई भी मार्ग न पाकर आदिल शाह ने 1636 ईस्वी में शाहजहां की शर्तों को स्वीकार कर संधि कर ली थी बीजापुर when Adil Shah the ruler of Bijapur did not escape his submission easily Shahjahan attacked him from 3 sides finding no way to escape Adil Shah escaped Shahjahan's term and assigned the treaty in 1636 AD संधि की शर्तों में बादशाह को वार्षिक कर देना लिखा हुआ था गोलकुंडा को परेशान नहीं करना शाहजी भोसले की सहायता न करना आदि शामिल था इस तरह बादशाह शाहजहां ने 11 जुलाई 1636 ईस्वी को औरंगजेब को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर वापस आ गया था ये क्या किया भाई ये शाहजहां ने यहाँ पर दक्षिण में किसको छोड़ दिया औरंगजेब को छोड़ दिया और औरंगजेब को दक्षिण क्या कहा जाता है कि दक्षिण कबरगाह कहा जाता है कबरगाह कहा जाता है औरंगजेब का दक्षिण को ठीक है 1639 में सूरत के गवर्नर की शिकायत लेकर बोहरा ये मुगल काल का प्रसिद्ध व्यापारी था भाई बोहरा ये सुल्तान के समक्ष आया था The terms of the treaty included paying annual tribute to the king, not disputing Golconda, not helping Shahaji Bhosle, etc. In this way, Emperor Shahjahan returned after appointing Aurangzeb as the regent on the south on July 11, 1636 AD. In 1639, Bohra, a famous businessman of the Mughal period, come before the south with the complaint of the governor of Surat. कांधार का है कांधार पर क्या कुछ रहा कांधार कैसे मुगलों के हाथों से निकला उसके बारे में हम चर्चा करेंगे 1622 में मुगलों के हाथों से निकल गया था 1638 में किलेदार अली मर्दान खान ने मुगलों को सौंप दिया था 1649 में यह किला मुगलों से छीन लिया गया एवं फिर कभी मुगल इस पर अपना अधिकार नहीं कर पाए थे शाहजहां के समय कांधार अंतिम रूप से मुगलों के हाथों से निकल गया था कांधार इसे सिंध द्वार ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इट वॉज कैप्चर्ड बाय द मुगल्स 1622 और 1638 फोर्ट चीफ अली मर्दान खान हैंडेड ओवर द फोर्ट ऑफ द मुगल्स 1649 this fort was again
snatched for the Mughals, and the Mughals could not never take control over this fort again. It was during the reign of Shahjahan that Kandahar finally fell out of the hands of the Mughals. शाहजहां ने ट्रांस अक्सीनिया पर अधिकार का सफल प्रयास किया था। अब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। बर्नियर का कथन क्या है कि मुगल देश का आदर्श था कि राजतत्व रक्त स्वयं की परवाह नहीं करता था। नारा दिया गया था जब उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ा गया था, तो एक नारा दिया गया था, तख्त या तख्ता, तख्त या तख्ता, सिंहासन या कफन, सिंहासन या कफन। 1657 में शाहजहां बीमार हुआ और उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। कुल 5 उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़े गए थे। चर्चा करते हैं उन 5 युद्धों की। शाहजहां had made an unsuccessful attempt to took control of Transoxiana. Struggle of succession. Bernier's statement, the ideal of the Mughal country was that the blood of kingship does not flow on its own. एक स्लोगन था, वो स्लोगन क्या था? थ्रोन और श्राउड, या तो तख्त या तख्ता या फिर सिंहासन या कफन। In 1657, Shahjahan fell ill and the struggle of succession began. There were a total 5 succession wars. उत्तराधिकार के संघर्ष में जहानारा ने दारा शिकोह का पक्ष लिया था। जहानारा ने किसका पक्ष लिया था भाई? दारा शिकोह का पक्ष लिया था। पूछा जाता है, ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। रोशनारा ने औरंगजेब का अधिकार वो लिया था, पक्ष लिया था। मुगल इतिहास में ये पहला, गोहनारा ने किसका पक्ष लिया था? मुराद का। मुगल काल में ये पहला उदाहरण था जब बादशाह को जीवित रहते हुए उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ था। शाह शुजा उस समय बंगाल में थे, मुराद गुजरात में था और औरंगजेब मालवा दक्कन की भारत की तरफ था। ये चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। अब शुरू हो जाता है बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इसकी शुरुआत शाह शुजा ने की थी। शाह शुजा ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें हार जाने के बाद यह बंगाल वापस चला गया था। यह युद्ध सुलेमान सिको दारा शिकोह का पुत्र है भाई, के बीच लड़ा गया था। इसकी सेना का केंद्रीय नेतृत्व, जो इसकी सेना थी, इसकी सेना का केंद्रीय नेतृत्व किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। बैटल ऑफ बहादुरपुर, it was started by Shah Shuja. After beginning defeated in it, he went back to Bengal. This war was fought between the Suleiman Siko, son of Dara Siko. His army central was led by Miraj Raja Jay Singh. धर्मट का युद्ध सबसे इंपोर्टेंट युद्ध है। 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। उज्जैन के पास धर्मट में लड़ा गया था। औरंगजेब और मुराद की एक संयुक्त सेना थी। एक तो संयुक्त सेना थी औरंगजेब की, प्लस में कौन? मुराद बख्श, ठीक है। और वर्सेस एक सेना थी, किसकी सेना थी? जसवंत सिंह की और कासिम। ये शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। किसका? शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। शाही सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी भाई? औरंगजेब की जीत हुई। और क्या किया? जीत की खुशी में फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी। इसी धर्मट युद्ध में जसवंत सिंह ने मुगल शिविर को लूट लेकर युद्ध बीच में छोड़कर वापिस चला जाता है जोधपुर। कहां पर चला जाता है? जोधपुर। लेकिन होता क्या है, इसकी पत्नी इसे घुसने नहीं देती भाई। कहां पर घुसने नहीं देती है? इसे किले में घुसने नहीं देती। बैटल ऑफ धर्मट 15 अप्रैल 1658, it was fought between the combined army of Aurangzeb and Murad Baksh and the royal army led by Jaswant Singh और कासिम खां। In Dharmat near Ujjain, Aurangzeb won this battle and established the city of Fatehbad.
in memory of the victory of Dharmat. It was during this Dharmat war the Jaswant Singh looted the Mughal camp and left the war in the middle and went to Jodhpur, but his wife did not allow him to enter the district. क्लियर है? नहीं नहीं, वो फतेहाबाद उसी का है। नहीं, हरियाणा वाला फतेहाबाद नहीं है, ठीक है, ये दूसरा है। सामूगढ़ का युद्ध, धौलपुर का युद्ध भी इसे कहते हैं। दारा सिकोह शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? दारा सिकोह। मुस्लिम सरदारों ने इसके साथ विश्वासघात किया। देखो यहाँ पर इसको अच्छे से समझो। सामूगढ़ का युद्ध है, दारा सिकोह क्या कर रहे हैं? शाही सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या करेंगे? मुस्लिम सरदार इसके साथ विश्वासघात करेंगे। मुस्लिम सरदार विश्वासघात करेंगे, विश्वासघात करेंगे और इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हो जाएगी। ये युद्ध किसके बीच लड़ा जाएगा? औरंगजेब के साथ लड़ा जाएगा। औरंगजेब के साथ लड़ा जाएगा और इस युद्ध में जीत हो जाएगी। और इसी युद्ध में मुराद बख्श भी होगा और मुराद बख्श को धोखे से क्या करेंगे? युद्ध के बाद धोखे से बंदी बनाकर धीमा जहर इसे दे देंगे। धीमा जहर इसे दे दिया और जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। बैटल ऑफ सामूगढ़ 29 में 1658, also called the Battle of Dholpur. Dara Shikoh was leading the royal army. Muslim chiefs betrayed him and lost. Aurangzeb was victorious in this war. Murad Bakhsh supported Aurangzeb. Later he was captured by Dedicate and slowed down. It was poisoned to death. इसको स्लो डाउन पॉइजन दे दिया गया, उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए चीजें आपको समझ में आ रही है? खजूबा का युद्ध 5 जनवरी 1659 को हुआ था। इलाहाबाद के निकट हुआ था। शाह शुजा और औरंगजेब के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें औरंगजेब जीत जाता है और शाह शुजा हार गया था। नेपाल चला जाता है और जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। बैटल ऑफ खुबज 5 जनवरी 1659 के अंदर हुआ था, नियर इलाहाबाद के अंदर हुआ था। देयर वाज ए बैटल बिटवीन शाह शुजा एंड औरंगजेब। इन दिस औरंगजेब won and शाह शुजा defeated him and went to Nepal where he died. देवराय का युद्ध अप्रैल 1659 में हुआ। यह अमेर के निकट एक घाटी में लड़ा गया था। इसमें औरंगजेब से दारा शिकोह हार गया था। द बैटल ऑफ दारा शिकोह देवराय took place in April 1659. It was fought in a valley near Ajmer. Dara Shikoh was defeated by Aurangzeb. अब हम दारा शिकोह के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे भाई, क्योंकि दारा शिकोह पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसने जो कुछ चीजें जैसे धार्मिक चीजों के अंदर, अनुवादों के अंदर, उसने पुस्तकों के अंदर, स्थापिता उसके अंदर, रिटर्न के अंदर उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसकी काफी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण रही हैं। ठीक है। दारा शिकोह का जन्म अजमेर में तारागढ़ दुर्ग में 1615 ईस्वी में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम नादिर बेगम था और पुत्र का नाम सुलेमान शिकोह था। संस्कृत एक कलंदर, साहेब बुलंद इकबाल आदि उपाधि शाहजहां ने इसे दी थी। रहस्यवादी, उदारवादी दार्शनिक, समाज सुधारक था। दारा इस समय भक्ति एवं सूफी संतों के विचारों से काफी प्रभावित था। दारा कादरी पंथ प्रसिद्ध संत थे। कादरी पंथ के संत शेख मीर मोहम्मद या फिर मियां मीर के नाम से भी जाना जाता है। अमृतसर के गुरुद्वारा की नींव शेख मीर मोहम्मद ने रखी थी, जिसे मियां मीर हम कहते हैं। इसी कादरी सिलसिले का संत मुल्ला शाह इसके आध्यात्मिक गुरु थे। दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु कौन है भाई? मुल्ला शाह है। शेख चिल्ली के जो मकबरा है, जो हरियाणा के अंदर है,
जिसे हरियाणा का ताज कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, दारा शिकोह के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है। दारा शिकोह was born in the Taragarh fort in the Ajmer in 1655. His wife name was Nadir Begum and son's name is the Suleiman Shikoh. Sanskrit titles like Kalandar, Sai Buland, Iqbal, it was were given by the Shahjahan. Was a mystic liberal philosopher, scholar, and reformer. Dara was greatly influenced by the devotion and thoughts of the Sufis Sant of this time. Dara Qadri sect more influenced by famous Sant Sheikh Mir Muhammad और मियाँ मीर, इसको बोला जाता है, led the foundation of Gurudwara of Amritsar. Saint Mullah Shah of this Qadri order was its spiritual guru. लेनपुल, लेनपुल ने क्या कहा है? लेनपुल ने से लघु अकबर की संज्ञा दी है। क्या कहा? लघु अकबर किसको संज्ञा दी है? दारा ने अपने निर्देशन में भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ जैसी पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। इसने मजा उल बहरीन एक ग्रंथ है भाई, जिसे समुद्र, दो भाषाओं का समुद्र से दो महासागरों का से मिलन कहा जाता है, मजा उल बहरीन नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसी पुस्तक में हिंदू और मुस्लिम धर्म में एक ही ईश्वर को प्राप्ति के दो अलग अलग मार्ग बताया था। दारा एवं शेख अब्दुल कादरिया दोनों ही वेदों और उपनिषदों को ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए पुस्तक मानते थे। लेनपुल was called it miniature Akbar. Under his direction, Dara had got the book of Bhagavad Gita and Yoga Vasisht translated into Persian language. He had written book named Maz-ul Bahrain. In this book, Hindu and Muslim religions tell two different ways to attend the same God. हम जैसे चिश्ती सिलसिला होगा, कादरी सिलसिला है। ठीक है। कल जब हमारी क्लास होगी भक्ति संप्रदाय को लेकर और सिलसिलों को लेकर, तब आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। बोथ दारा एंड शिकोह अब्दुल कादरी कंसिडर द वेद्स एंड उपनिषद बुक्स रिवील्ड बाय गॉड। दारा शिकोह के पास एक एल्बम था भाई, जिसमें वह प्रेम प्रसंग की नारियों के चित्र बनवाया करता था। प्रिया गुड आफ्टरनून, काफी लेट आए हो। चित्र बनवाया करता था। ऐसा माना जाता है कि एल्बम लंदन में इंडिया ऑफिस में रखी हुई है। दारा शिकोह ने काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, श्री अकबर के नाम से जिसे जाना जाता है, और इनका अर्थ होता है महान रहस्य। दारा शिकोह had an album in which he used to make portraits of women in love affairs. It is believed that this album is kept in the India's office in London. Dara Shikoh, with the help of the Pandits of Kashi, got 52 Upanishad translated into Persian language, known as Siri Akbar, which means great mystery, महान रहस्य। दारा को मृत्युदंड न्यायाधीशों के द्वारा दिया गया था कोर्ट में। दारा का स्मर्द नामक एक भगत था जो उससे काफी प्रभावित था। दारा की मृत्यु के बाद उसके शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया था भाई, बड़ी बेइज्जती की गई थी। बाद में हुमायूं के मकबरे में से दफना दिया गया था। दारा के साथ इस व्यवहार का, जो उसका शव घुमाया गया था दिल्ली के अंदर, उसका एकदम चश्मदीद एक ही गवाह, एक ही इतिहासकार है, बर्नियर। कौन है भाई? बर्नियर उसका चश्मदीद गवाह था। विशाल भीड़ एकत्रित थी सर्वत्र, यानी सभी जगह मैंने लोगों को रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा तथा दारा के भाग्य पर शोक प्रकट करते हुए देखा। तो वो दारा शिकोह थे, उसके भाग्य के ऊपर शोक प्रकट कर रहे थे। दारा was snatched to death by the judge in the court. Dara had a devotee named Samard who was influenced by Dara. After Dara's death, his body was paraded through the street of Delhi and later buried in Humayun's tomb.
Bernier was an otherwise eyewitness uh, describing this treatment of Daris. A huge crowd had gathered everywhere. I saw people crying and mourning the fate of Daras. देखो भाई, आप एक चीज अज्यूम करके देखो कि किसी व्यक्ति का शव है, उसे घोड़े खींच कर ले जा रहे हैं, मर चुका है वो। कितना खौफनाक मंजर होगा। मुगल इतिहास के अंदर आप सोच नहीं सकते कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं। बैरम खां के अंदर हमने पढ़ा था, बैरम खां ने युद्ध जीतने के बाद क्या किया था, सिर, उनके जो राजपूतों के सिर काटकर, जो युद्ध में जो वहां पर सैनिक थे, उन सैनिकों के सिर काटकर मीनार खड़ी कर दी थी वहां पर बैरम खां ने। सबसे जालिम अगर किसी को माना जाता है ना, सबसे जालिम बैरम खां को माना जाता है सेनापतियों में। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने सैनिक, सबसे ज्यादा, क्वेश्चन मुझे बताना, सबसे ज्यादा राजा मारने वाला सेनापति और सबसे निर्दयी सेनापति। पहले का कमेंट मैं बता दूंगा, इसके बारे में मैं बता दूंगा, ये है बैरम खां। अब इसके बारे में मुझे बताओ, आपको पढ़ाया मैंने, बैरम खां भी पढ़ाया मैंने, और जो दूसरा शासक, दूसरा जो सेनापति है, मैंने उसके बारे में पढ़ाया। दक्कन के अंदर मैं एक हिंट दे देता हूं, दक्कन के अंदर इसने सबसे ज्यादा राजाओं को हराया था। तोरंडा ग्रुप था दक्कन के अंदर, और उसमें इसने वहां पर आक्रमण करके उन राजाओं को हराया था। टोरंडा क्या थे, टोरंडा एक राजाओं का समूह था जो क्या करते थे, एक स्त्री से अगर शादी कर लेते थे तो उसी स्त्री को अगली ही रात या अगले ही दिन, यानी एक रात तक शादी रखते थे, अगले दिन सुबह उसको मार देते थे। ये बात जब उस सेनापति को पता चली तो सेनापति ने क्या किया, अपना भेष बदला, और जितने भी उसके सैनिक थे उनका भेष बदलकर महिलाओं के भेष में उसको कवर किया, और हर राजा के पास जाता और उसको बोलता कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो शादी करने के बाद उसको उसी रात मार देता। उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं कि ऐसे मैसेज फैला देते कि फलां नाम का एक सेनापति है और वो महिलाओं का भेष डालकर आता है, इस जो भी उससे शादी करता है उसको मार देता है, तो इस मैसेज को आगे की तरफ फैला दो। भाई इसका नाम था मलिक गफूर, मलिक कफूर। मलिक कफूर सेनापति जब बना था अलाउद्दीन खिलजी का, तो उसने सबसे ज्यादा सैनिकों, राजाओं को मार दिया। ठीक है, उसमें व्हाट्सएप तो था नहीं कि आगे की तरफ फैला दो कि मैसेज कि कोई मलिक कफूर नाम का सेनापति है। हाँ, 1000 दिनार इसको बोला जाता है, इसके साथ एक और व्यक्ति था, उसको भी खरीदा गया था। शाहजहां की धार्मिक नीति अब हम पढ़ेंगे। सिजदा एवं पाबोस बंद करवाकर चार तस्लीम प्रथा प्रारंभ की थी। सर पर पगड़ी में बादशाह का चित्र लगाने की मनाही कर दी थी। इलाही संवत की जगह हिजरी संवत का प्रचलन किया था। शाहजहां ने बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। शाहजहां ने, इंपॉर्टेंट है भाई, बनारस का और इलाहाबाद का तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कबीरचार्य के कहने पर, चार्य के कहने पर, और इसे सरस्वती की उपाधि से दी थी। क्या कहा था इसे सरस्वती इसे कहा था। कश्मीर एवं पंजाब के हिंदुओं एवं मुसलमानों को विवाह कर से मुक्त कर दिया था। 1633 में नए हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था। देखो, एक जगह तो हिंदुओं के ऊपर जजिया कर माफ कर दिया, बनारस का और शाहजहां और इलाहाबाद का। एक तरफ 1633 के अंदर बोल दिया कि जितने भी नए हिंदू मंदिर बने उनको गिरा दो। है ना अजीब सा। Religious policy of Sanja first started Char Taslim after stopping Sizda and Pabos, forbidden to put the picture of the emperor in turban on his head. Hijri Samut was introduced instead of Ilahi Samat. Shahjahan completed his pilgrim to Banaras and Allahabad at the behest of the Kabiracharya, the title Saraswati. Hindus and Muslims of Kashmir and Punjab were
exempted from marriage tax. 1633 में नए हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था। शाहजहां ने जुझार सिंह के परिवार को बलात् इस्लाम ग्रहण करने के लिए बाध्य किया था। 1634 में घोषणा की कि कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से तब तक शादी नहीं करेगी जब तक वो इस्लाम ग्रहण नहीं कर लेगा। शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। शाहजहां ने ज़रोका दर्शन, तुलादान तथा हिंदुओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा बंद करवा दी थी। पुर्तगालियों से युद्ध के कारण आगरा के गिरजाघर को तोड़ने का काम किया था। शासन के 7वें वर्ष आदेश दिया कि यदि कोई स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से अगर कोई मुसलमान बनेगा तो उसका पैतृक संपत्ति के अंदर अधिकार होगा। अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई थी। खंबात के नागरिकों के अनुरोध पर गो हत्या बंद करवा दी थी। ये चीजें सेम ही है इंग्लिश मीडियम के अंदर भी, हिंदी मीडियम के अंदर भी। शाहजहां हैड स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ द ज़रोका दर्शन, तुलादान एंड applying tilak on the forehead of Hindus due to the war with the Portuguese. The Agra church was ordered to be demolished. In the 7th year of his rule, he ordered that if anyone voluntarily become as a Muslim, he will get a share in his internal property. The Chintamani temple of Ahmedabad was repaired. Cow shelters was stopped here on the request of the citizen of Khambat. जो वहाँ के जो गांव में मारने वाले जो बूचड़ खाने थे उनको बंद करवा दिया था। गो हत्या वहां पर बंद करवा दी थी। अब शुरू हो जाता है आपका नया शासक औरंगजेब। मुझे कमेंट करके यहाँ तक बता दो चीजें समझ में आ गई या नहीं। और औरंगजेब के बारे में कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, कुछ चीजें मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दूंगा, ठीक है। समझ में भी आया या वैसे ही थम्स अप सेंड कर दिया? चलो, रिवीजन करना, विदाउट रिवीजन वो क्लियर नहीं होगा। ये बात आपको अपने माइंड के अंदर एक फोकस रख लो कि उसकी रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, विदाउट रिवीजन वो नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज चीजें मैं आपको एक स्टोरी टाइप करवा रहा हूँ, तो स्टोरी टाइप वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक, और 1707 के बाद ही हम क्या पढ़ना शुरू कर देते हैं, मॉडर्न इंडिया शुरू कर देते हैं। और मॉडर्न इंडिया का कुछ हिस्सा यानी सूफीज, मराठाज। चलो, वेरी गुड। जन्म 1618 गुजरात में मुमताज के गर्भ से हुआ था। शाब्दिक अर्थ है ताज को सुशोभित करने वाला व्यक्ति। विवाह फारस की राजकुमारी रबिया बीबी से किया था। इसने एक ही शादी की थी। वैसे सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है, औरंगजेब की एक ही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसने सिर्फ एक शादी की थी मुसलमान होने के कारण, राजा होने के कारण, राजा होने के बाद भी इसने सिर्फ एक शादी की है। उपाधि आलमगीर, मूल नाम मुहिद्दुद्दीन था। नोट्स बनाने के बाद तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। 15 वर्ष की उम्र में सुधारक एवं सुंदर, देखो भाई, दो हाथी थे, एक तो सुधारक, एक सुंदर। इन दोनों हाथियों को काबू किया था इसने, और काबू करने के बाद इसे बहादुर की उपाधि दी गई थी। बहादुर की उपाधि इसे दी गई थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, इसके पिता ने। औरंगजेब 1658-1777, birth 1618 in Gujarat, from the womb of Mumtaz, literal meaning the person who adorns the crown. Marriage with Persian princess Rabia Bibi. The title Alamgir and the original name Muhyiddin. At the age of 15, Shahjahan gave the title of the Bahadur because they controlled the 2 elephants named
रिफॉर्मर, अरे सुधारक, ठीक है, सुधारक उसका नाम है, और सुंदर। इस्लाम का पूर्ण रूप से पालन करने के कारण जिसे जिंदा पीर कहा जाता है। प्रथम मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। देखो 2 बार गद्दी पर तो हुमायूं भी बैठा है, लेकिन उसने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया है। ये क्या करवा रहा है, ये अपना राज्याभिषेक करवा रहा है, दोनों के दोनों बार। प्रथम बार इसने राज्याभिषेक क्या करवाया था, जब इसने सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त की थी, आगरा और दिल्ली पर इसका अधिकार हो गया था, तो प्रथम राज्याभिषेक इसने 21 जुलाई 1658 को करवाया था, और उपाधि धारण की थी अब्दुल मुजफ्फर मुहिदुद्दीन महमूद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। ये इतनी बड़ी उपाधि धारण की थी, नाम लेते लेते शायद जो प्रोनाउंसमेंट करते हैं उससे दरबारी वो ही थक जाते होंगे। Because of his complete adherence to Islam, he is also called Zinda Pir, the first Mughal emperor who was crowned twice after the victory of the Battle of Samugad. आगरा एंड दिल्ली कैप्चर्ड कर लिया इसने, और फर्स्ट टाइम जो कोरोनेशन हुआ था वो 21 जुलाई 1658 को हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक खुबाजा के युद्ध व देवराय के युद्ध में इसने शाह शुजा को हराया। खुबाजा के युद्ध में किसको हराया, शाह शुजा को हराया, और देवराय के युद्ध में इसने दारा सिकोह को हराया। हराने के बाद 5 जून 1659 को औपचारिक रूप से राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया था। मनुची ने कहा है कि औरंगजेब के बादशाह बनने पर बधाई देने के लिए शाह बेग के नेतृत्व में शाह ने एक दूत मंडल भेजा था। ईरान के शाह ने क्या भेजा था, दूत मंडल भेजा था, जिसका भव्य रूप से स्वागत किया गया था। अरबी घोड़े, 60 अरबी घोड़े उनके पास थे। शाह की पसंद का पान इनको दिया गया था स्वागत में, और 37 कैरेट का गोल मोती इनको भेंट दिया गया था। Second coronation, the formal coronation was held in the Delhi on 5th June 1659 after the defeat of Shah Shuja and Dara Shikoh on the Battle of Khajub and Battle of the Devroy. Manuchi said the Shah sent a delegation led by the Shah Beg to congratulation of Aurangzeb on his becoming the emperor, which was given a grand welcome. 16 Arabian horse इनको दिए थे, द शाह's फेवरेट पान, 37 कैरेट गोल्ड इनको, पर्ल, राउंड पर्ल इनको दिया था। प्रेसिडेंट इनको प्रेसिडेंट के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में इनको दिया था। औरंगजेब ने 40 वर्ष की आयु में पिता के जीवित रहते ही शासक बन गया। ये चगुताई परंपरा तोड़ दी। चगुताई परंपरा यानी तैमूरियों की परंपरा तोड़ दी। तैमूर शासक जब तक राजा नहीं बने थे भाई, जब तक उनके पिता जीवित थे, लेकिन ये एक ऐसा शासक बना जिसने पिता के जीवित रहते ही अपनी आपको शासक घोषित कर दिया। राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया, और काजियों ने, किन्हें, जो काजी वहां पर थे, जो काजियों ने सिर पर ताज रखने से मना कर दिया भाई, ये बात सुनकर। तो अब्दुल बहावी एक गुजराती थे, अब्दुल बहावी एक गुजराती थे जिसने औरंगजेब का समर्थन किया था और उसके नाम का खुतबा जारी किया था और उसके सर पर ताज रखा था। इसको मुख्य काजी सदर का पद इसको दे दिया गया था। इसे कौन सा पद दिया गया था, सदर। अब्दुल बहावी गुजराती को किसका पद दे दिया गया था, सदर का पद दे दिया गया था। औरंगजेब broken the Chagatai tradition by becoming the ruler of the age of 14 while his father was alive. Coronation of Delhi Qazio refused to place the crown on his head. Abdul Bahawi Gujarati issued a fatwa in support of the Aurangzeb and placed a crown on his head, gave him the post of the chief Qazi Sadr. दक्कन की नीति। अब्दुल्ला गिन्नी अफगानी सिपाही था, घूस लेकर किले का दरवाजा खोला था, ठीक है। अक्टूबर 1687 में गोलकुंडे विजय प्राप्त कर ली थी। किसके ऊपर, गोलकुंडा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। इसने अब्दुल्ला ने गिन्नी ने गोलकुंडा का जो दरवाजा था, वो सिपाही था, वो अफगानी, इसने घूस देकर दरवाजा खोल दिया था। सुल्तान अबुल हसन ने कहा था कि वह बादशाह के शरीर पर लगे प्रत्येक घाव की क्षतिपूर्ति के लिए 1 करोड़ रुपए देगा, लेकिन बादशाह ने सुल्तान को दौलताबाद दुर्ग में कैद कर लिया था। गोलकुंडा का सेनापति अब्दुल रज्जाक लारी को बनाया गया था। औरंगजेब द्वारा दक्षिण में जीता गया अंतिम दुर्ग वजनीवीर का दुर्ग था। मुगल शासक दक्षिण भारत के शासकों को तरफदार कहते थे। क्या कहते थे, तरफदार इनको कहते थे। डेक्कन पॉलिसी, Abdul Ghani, Afghan soldiers, had opened the door of the
fought by taking Brid. Golconda conquered in October 1687. Sultan Abdul Hassan said that he would give 1 crore rupees as compensation for every injury on the king, a body, but the king imprisoned the Sultan in Daulatabad fort. Abdul Razak Lahari was made the commander of Golconda. The last Durg conquered by Aurangzeb in the south was the Durg of Vizianivir. Mughal ruler called the ruler of South India तरफदार. ये जो रूलर थे साउथ इंडिया के, इनको क्या कहते थे? इनको तरफदार इनको बोलते थे। औरंगजेब के साथ मराठों के 4 पीढ़ियों तक संघर्ष रहा। कितनी पीढ़ियों तक? 4 पीढ़ियों तक संघर्ष रहा था। पहला संघर्ष 1656 में शुरू हुआ था। औरंगजेब ने स्वयं दक्षिण में मुगल सूबेदार था उसमें। शिवाजी ने अहमदनगर एवं जुन्नार के किले पर आक्रमण किया था। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा था और इसने पुणे, शिवापुर और चाकन के किले पर अधिकार कर लिया था। 1663 में शिवाजी ने अचानक शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण कर दिया और ये शाइस्ता खां यहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागते भागते इसका अंगूठा काट दिया जाता है। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था और शिवाजी के साथ युद्ध हुआ था और इन्हीं के बीच आगे जाकर 1665 में ही पुरंदर की संधि होती है। मराठास हैड कन्फ्लिक्ट विद औरंगजेब फॉर 4 centuries. In the first conflict in 1656, Aurangzeb himself was the Mughal governor in the south. Shivaji attacked Ahmednagar and Junnar fort. Aurangzeb sent Shaista Khan in 1660 AD, captured the fort on Pune, Shivapur और Chakan. In 1663, Shivaji suddenly attacked Shaista Khan, a camp. Shaista Khan ran away to save his life, but his thumb was cut off. In 1665, Aurangzeb sent a Jai Singh, and there was a war with the Shivaji. 24 जून 1665 को इंपॉर्टेंट संधि है भाई, याद रखना ये, ठीक है। बीच पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी 23 किलो के मुगलों को दे देगा। जो संधि थी उसमें क्या कहा है? शिवाजी को 23 किले किसको देने पड़ेंगे? मुगलों को देने होंगे। संभाजी को 5,000 का मनसब देकर मुगल दरबार में भेजा जाएगा। शिवाजी को मुगल दरबार से मुक्त रखा गया। 12 मई 1666 को जयसिंह के आग्रह पर शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया था। वहां से ये फरार हो जाते हैं और फरार होने पर शिवाजी ने शर्त मांगी थी और शर्त माफी मांगी तथा शांति कायम हुई थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, लेकिन संभाजी को 1689 में कवि कलश के साथ पकड़कर मार दिया गया था। इसके बाद राजा राम ने संघर्ष जारी रखा और औरंगजेब की जो दक्कन नीति थी वो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ इसके व्यक्तिगत पतन के लिए भी जिम्मेदार थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद किसने भाई? संभाजी ने। संभाजी को कब मारा? 1689 में। साथ में कौन थे? कवि कलश। इसके बाद राजा राम ने संघर्ष किया था, जारी रखा। औरंगजेब की दक्कन नीति मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ उसके व्यक्तिगत पतन का भी कारण बन चुकी थी। After the death of Shivaji, Sambhaji continued the fight with the Mughals. Sambhaji was killed in clash with the Kavi Kalash in 1689. After the Rajaram continued the struggle, Aurangzeb Deccan policy was responsible for the decline of the Mughal emperor as well as his personal downfall. तो अब लिखना शुरू कर दो भाई। अब आपके लिखने के दिन आ चुके हैं, अब आपको लिखना शुरू करना होगा। अब जो भी चीजें होंगी हम लिख कर अब पढ़ेंगे, ठीक है।
मिनट में आपके नोट्स जो थे, जो मैंने आपके लिए बनाए थे। हम्म, तो कहाँ तक हम जा चुके हैं? मराठा कर चुके हैं, जय सिंह, औरंगजेब इनका हो चुका है, शिवाजी। एक कथन हमें देखने को मिलता है, कथन है, जिस प्रकार स्पेन के नास्कर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, उसी प्रकार दक्कन ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, अब हम औरंगजेब की राजपूत नीति को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? औरंगजेब की जो राजपूत नीति, अब उसको बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको रफ कर दें। ठीक है, तो आगे से मैं कोशिश भी करूंगा कि अच्छे से साफ साफ सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर आपके लिखूं, ताकि आपको ये पीडीएफ ऐसे की ऐसे ही मिल जाए। ओके, तो कमेंट कर दीजिए एक बार, इसको रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद और औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, औरंगजेब की राजपूत नीति। जो राजपूत नीति थी, ये शुरू किसने किसने की थी? प्रारंभ जो की थी, प्रारंभ की थी अकबर ने। और अकबर का जो नीति थी, इसका अनुकरण किसने किया था? इसका अनुसरण किया था शाहजहां ने। और इसके अंदर परिवर्तन जो किया था, वो किया था औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि क्योंकि औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति के क्रियान्वित क्रियान्वित होने में राजपूतों को सबसे बड़ी बाधा मानता था।
इसके समय राजपूत शासक कौन कौन थे भाई? देखो, आमेर में, आमेर मतलब जयपुर के अंदर जो व्यक्ति था जयसिंह, ये प्रमुख राजपूत शासकों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रमुख राजपूत शासक। मेवाड़ में मेवाड़ में राजा सिंह, राज सिंह। जोधपुर में जसवंत सिंह। क्लियर इतनी चीजें? 1689 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जसवंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? जमरुद, अफगानिस्तान में। ठीक है, युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। जसवंत के राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए अद्वर्स नीति अपनाई गई। जिसका परिणाम क्या निकला? परिणाम स्वरूप मुगल राजपूतों के संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हुई। ठीक है, औरंगजेब क्या करता था? औरंगजेब जयसिंह, जसवंत सिंह, दोनों से क्या रहता था? भयभीत रहता था, भयभीत रहता था। और इनको इसके ऊपर शंका, इनको शंका के अंदर रहता था, इनके ऊपर संशय हमेशा इसका बना रहता था कि कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। क्योंकि पीछे जो विद्रोह हुआ था, दारा सिकों का जब उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, तो उसके अंदर जो राजपूत थे, उन्होंने राजपूतों ने दारा सिकों का समर्थन किया था। ठीक है, जिसको लेकर इसके अंदर ये भय बना रहता था। और इनकी जो नियुक्ति थी, इसने दूर दूर की थी, इसलिए इनकी नियुक्ति दूर की थी। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अजीत ने
अजीत सिंह ने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने इसका जो राज्याभिषेक था, जो अधिकार था, उसको अमान्य कर दिया। क्योंकि मारवाड़ को ये हथियाना चाहता था, मारवाड़ को हथियाना चाहता था। हथियाने के कारण औरंगजेब के पास अजीत सिंह के अजीत सिंह दिल्ली पहुंचा। उससे पहले सत्ता का सौदा हो गया। जसवंत के भाई अमर सिंह का पुत्र इंदर इंदर के लिए राजगद्दी को क्या कर लिया? 36 लाख रुपए देकर खरीद लिया। इसमें दुर्गादास एक अजीत सिंह का सेनापति था। दुर्गादास, अजीत सिंह कहां पर? हाँ, ये रही। अजीत सिंह का एक सेनापति था, सेनापति जो था दुर्गादास। इस समय दुर्गादास कहां पर थे? इसमें दुर्गादास सेनापति था जसवंत सिंह का भाई, जसवंत सिंह का, अजीत सिंह का नहीं। जसवंत सिंह का सेनापति था, अजीत सिंह का नहीं होगा। ये जसवंत सिंह का सेनापति था। दुर्गादास इसमें क्या थे? दुर्गादास इसमें क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि अजीत सिंह के वैध सत्ता की मांग औरंगजेब से की थी। पूछा जाता है कि अजीत सिंह की वैध सत्ता की मांग किसने की थी? तो वो की थी दुर्गादास ने। दुर्गादास जसवंत सिंह का क्या था? सेनापति था। क्लियर है? रफ कर देते हैं इसको। तो औरंगजेब ने कहा, क्या कहा? कि अगर अजीत सिंह इस्लाम ग्रहण कर लेता है फिर ये काम हो जाएगा उसकी जो फिर ये संभव है, फिर संभव है। लेकिन अजीत सिंह क्या करता है? इस्लाम ग्रहण करने से इनकार कर देता है। ग्रहण करने से इनकार कर देता है। मारवाड़ तथा मुगलों के साथ संघर्ष लगभग 30 वर्षों तक जारी रहा था। 30 वर्षों तक
चलता रहा था। 3 चरणों में चला भाई। कितने चरणों में? 3 चरणों में चला। प्रथम चरण जो होगा वो होगा 1687 से लेकर 1701 तक। दुर्गा दास के नेतृत्व में, दुर्गा दास के नेतृत्व में। दूसरा जो चरण था, सॉरी, दुर्गादास इस समय दक्षिण में थे भाई। दुर्गादास कहां पर थे? दक्षिण में। दुर्गादास दक्षिण में थे। दूसरा जो नेतृत्व चलेगा 1701 से लेकर, ये 1681 करो इसको, 1681 से लेकर 1687 तक। ठीक है, 1681 से लेकर 1687 तक। फिर 1687 से लेकर, एक मिनट, सोलह सौ सतासी से लेकर 1701 तक ये चलेगा। अब जो नेतृत्व इसका करेंगे, दुर्गा दास करेंगे। दुर्गा दास इसका नेतृत्व करेंगे। फिर चला था 1701 से लेकर 1707 तक, और इस समय तक मारवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। क्लियर है? कमेंट करने एक बार। जी, अब होगा मारवाड़ के साथ संघर्ष, मारवाड़ एवं मुगल संघर्ष। अभी लगभग काफी लिखना है, ये आज जब हमारी लास्ट क्लास होगी ये लिखने के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा इसको, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, अगर आप लिखना नहीं चाहते मैं इसको बोल कर आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, और इसके जो नोट्स होंगे मैं आपको अपलोड कर दूंगा, अगर आप चाहते तो। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसको इसके साथ अटैच करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लिख लोगे बेहतर रहोगे, क्योंकि अभी लिख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाद में लिखा नहीं जाएगा। मारवाड़ एवं मुगल संघर्ष। आप अकेले नहीं लिख रहे हो, मैं भी आपके साथ ही हूँ। नायक जो यहाँ पर था, नायक कौन था? दुर्गादास। कर्नल टोड ने राठौड़ को, राठौड़ मतलब दुर्गादास राठौड़ को यूक्लिज का है, यूक्लिज का है। यूक्लिज है क्या? यूक्लिज यूनान का एक महान योद्धा था। इसकी वीरता से, इसकी वीरता के कारण
आज भी राजपूतों में एक कहावत है, हे माँ पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। ठीक है, 1709 में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। मेवाड़ ने भी किसने मेवाड़ ने भी इसकी सहायता की थी। मेवाड़ ने भी सहायता की थी। ठीक है, मेवाड़ ने सहायता करने का कारण क्या था? पहला, अजीत सिंह की जो माँ थी, अजीत सिंह की माँ मेवाड़ से थी। दूसरा, मेवाड़ पर जजिया कर लगा दिया था, हालांकि बाद में इसको हटा दिया था, जजिया कर लगा दिया था। हालांकि मेवाड़ से जजिया कर हटा दिया गया था। ठीक है, दक्कन के अंदर औरंगजेब के द्वारा दक्कन के अंदर कुछ जगह पर जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, मेवाड़ के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब दक्षिण के अंदर, इसको रफ कर दो। मारवाड़ एवं मुगल संघर्ष, नायक कौन है? दुर्गादास। कर्नल टोड ने राठौड़ को क्या कहा है? यूक्लिज का है। यूक्लिज कौन है? यूनान का एक महान योद्धा था। इसके कारण आज भी राजपूत में एक कहावत है, कौन सी कहावत है? हे माँ पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। 1709 में बहादुर शाह प्रथम ने इसकी क्या कर दी थी? अजीत सिंह को शासक स्वीकार कर लिया था, और अजीत सिंह की माँ एक मेवाड़ से थी, और मेवाड़ पर जजिया कर लगाना दोनों के कारणों के कारण एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। उसके बाद हम क्लास के इसको रफ करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आगे है औरंगजेब दक्षिण के अंदर। दक्षिण में क्या है? शहजादा अकबर। विद्रोह कर देता है। शहजादे अकबर के विद्रोह का दमन करने के लिए दक्षिण भारत की तरफ चला। शहजादा अकबर ने किससे सहायता प्राप्त की? किससे? तो मेवाड़ ने इसकी सहायता की, मेवाड़ के राज सिंह ने इसकी सहायता की थी। दूसरा, और मेवाड़ का जो इसका पुत्र था जय सिंह ने भी इसकी सहायता की। औरंगजेब से संधि इन दोनों के बीच हुई। संधि में क्या कहा कि कुछ परगनों से जजिया हटा दिया जाएगा। हटाया। और संधि में कि मेवाड़ मारवाड़ की सहायता नहीं करेगा। मारवाड़ मतलब अजीत सिंह की। ठीक है, सहायता नहीं करेगा। ये चीजें दक्कन के अंदर चल रही थी। दक्कन के अंदर और भी ज्यादा विद्रोह हम देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे दक्कन के अंदर जो विद्रोह थे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको ये चीजें समझ में आ गई।
चंपा क्लास चलेगी आपकी 4 बजे तक। ठीक है, 4 बजे के बाद क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी। 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, आधे घंटे का काम और बचता है हमारा, आधे घंटे में और चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बुंदेलखंड का विद्रोह। क्या है? बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ कब? 1661 में। 1661 से लेकर 1707 तक ये चलता रहा था। मुख्य केंद्र जो था इसका वो ओरछा था। ओरछा इसका मुख्य केंद्र था। यहाँ पर जो शासक थे वो चंपत राय थे। चंपत राय यहाँ पर शासक थे। विद्रोह किया औरंगजेब के खिलाफ। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। खिलाफ। और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। चंपत राय ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इस्लाम से कबूल नहीं किया था। आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया था। ठीक है, और मुगल आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। वह मुगल आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। बुंदेलों का सर्वप्रथम विद्रोह अकबर के समय हुआ था। सर्वप्रथम विद्रोह बुंदेलों के समय हुआ था। सॉरी, बुंदेलों का अकबर के समय हुआ। चंपत राय का पुत्र था छत्रसाल। कौन है? छत्रसाल। छत्रसाल चंपत राय का बेटा था। औरंगजेब की तरफ से शिवाजी के खिलाफ युद्ध किया था। शिवाजी से युद्ध करने के लिए सेना भेजी थी इसके नेतृत्व में। लेकिन क्या होता है, शिवाजी से प्रभावित हो जाता है और अपनी सेवाएं शिवाजी को देना शुरू कर देता है। देने लगता है। शिवाजी के अनुसार छत्रसाल ने बुंदेलखंड में विद्रोह किया था, जो 1675 में था। शिवाजी के अनुसार छत्रसाल ने विद्रोह किया 1675 में। कहां पर? बुंदेलखंड में। और 1721 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। बुंदेलखंड का स्वतंत्र 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, तो यह क्या करेगा? अपने आप को बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक घोषित कर देगा। और 1721 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसमें इसकी मृत्यु हुई। क्लियर है? आगे चले। ठीक है, यूसुफ जाइयों का विद्रोह।
1667 में हुआ था। 1667 में हुआ था। मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, किसके नेतृत्व में थी? अमीर खान के। अमीर खान के नेतृत्व में थी। विद्रोह को दबाया था इसने। दबाया था। विद्रोह को दबाने के बाद यूसुफजई जातियों पर यहाँ पर जो सूबेदार था, यहाँ पर जो सूबेदार और नियुक्त किया गया था, जसवंत सिंह को किया गया था। जसवंत सिंह को किया गया था और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। यूसुफजई जो जाति थी, इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? इनके नेता थे भागू नेता। कौन है? भागू इनके नेता, इनका नेतृत्व कर रहे थे। हार जाते हैं। ये क्या थे? ये रोशनी संप्रदाय से धार्मिक था। रोशनी नामक धार्मिक संप्रदाय द्वारा इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। द्वारा इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। क्लियर है? आगे चलते। जाटों का विद्रोह। आगरा एवं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। आगरा एवं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। जाटों की कबियाली किस्म छत्रप क्या कहलाती थी? छाप कहलाती थी। कहलाती थी। औरंगजेब के समय जाटों का जो पहला संगठित विद्रोह था, प्रथम विद्रोह, मथुरा के पास गोकुल ने किया था। गोकुल ने किया था। जमींदार था। जमींदारों का नेतृत्व किया था। जमींदारों का नेतृत्व इसने किया था। वशिज मुगल सेना। और मुगल सेना में कौन था? फौजदार हसन अली खान। ठीक है। हरा दिया इनको। जो मुगल सेना थी ये जीत जाती है और ये हार जाते हैं। इनकी हत्या कर देते हैं। फौजदार खां क्या कर देते हैं? गोकुल की हत्या कर देते हैं। इसका कारण क्या था विद्रोह का भाई? पहला तो किसान से लिए जाने वाला कर, उसके बाद किसानों की भूमि, ठीक है, जो इनसे छीनकर गैर जो इनसे छीनकर दूसरे लोगों को दी जा रही थी। सतनामी आंदोलन ने इसको समर्थन किया था।
सतनामी आंदोलन ने समर्थन किया था। ठीक है, सतनामी आंदोलन ने क्या किया था? इनका समर्थन किया था। आगे देखिए, 1685 में अब कौन नेतृत्व करेंगे? राजा राम। राजा राम ने नेतृत्व किया था जाटों के विद्रोह का। यह विद्रोह ये पिछले विद्रोह से तीव्र था। पहले विद्रोह से तेज था। राजा राम ने क्या किया? राजा राम ने सिकंदरा के से अकबर के मकबरे को लूट लिया। वह अकबर को, जो अकबर के अस्थि अवशेष थे, जो हड्डियां थी, उन्हें निकाल कर जला दिया था। और इसने क्या किया था? इसमें छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। था 1688 में इसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब के पौत्र बीदर बख्श ने प्लस आमेर के राजा विशन सिंह ने राजाराम को परास्त किया। राजाराम को हरा दिया और इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद कौन नेतृत्व करता है? इसका वंशज चूड़ामन इस विद्रोह का नेतृत्व करता है। क्लियर है? इस विद्रोह का नेतृत्व फिर दोबारा कौन करता है? चूड़ामन इस विद्रोह का नेतृत्व करता है। सतनामी विद्रोह क्या है भाई? सतनामी विद्रोह सतनामी संप्रदाय जो था 1543 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? वीरभान। इसे क्या बोला जाता है? उदयदास भी इसको बोला जाता है। ठीक है, संत रैदास के शिष्य थे। संत रैदास के शिष्य थे। इनको मुंडिया बोला जाता है भाई। जो इस संप्रदाय से थे, धार्मिक संप्रदाय था ये। क्या था? एक धार्मिक संप्रदाय था। ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद पर आधारित था। शुद्ध द्वैतवाद पर, अद्वैतवाद पर आधारित। शरीर के सभी बाल मूंड लेते थे, काट लेते थे। काटने के कारण इनको क्या कहते हैं? इनको मुंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? मुंडिया इनको बोला जाता है।
ये विद्रोह नारनौल महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर हुआ था। नारनौल महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ था। ठीक है। किसान, दस्तकार, नीची जाति के लोग, इसके सदस्य थे, सदस्य थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने अपने हाथों से इबादत लिखकर सेना के झंडों पर लगाई थी। ठीक है। और इस विद्रोह को दबा दिया गया, दबा दिया गया था। हालांकि इनको पूर्ण रूप से शांत नहीं कर पाया था औरंगजेब, सतनामियों को दबा जरूर दिया इसको, इस विद्रोह को। सिखों का विद्रोह, इंपॉर्टेंट विद्रोह कर लेते हैं। सिखों का विद्रोह। औरंगजेब किसमें, एकमात्र धार्मिक विद्रोह था ये। एकमात्र सिख धार्मिक विद्रोह है ये। ठीक है। कहीं धार्मिक तो वो सतनामी जो विद्रोह हुआ है वो भी धार्मिक ही था, लेकिन सिखों के अंदर जो था ये एकमात्र सिखों का धार्मिक विद्रोह था। गुरु तेग बहादुर थे, की मृत्यु हो जाती है। ये विद्रोह गुरु तेग बहादुर की मृत्यु से शुरू हुआ था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब का विद्रोह किया, और विद्रोह करते हुए जो मुख्यालय है वो मुख्यालय किसे बनाया, मुख्यालय बनाया मुखावल एवं आनंदपुर को। आनंदपुर को अपना मुख्यालय बनाया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गद्दी की समाप्ता करके सिखों को क्या किया, सैनिक एवं लड़ाकू रूप दे दिया। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, सिखों के जितने भी शिष्य थे गुरुओं के, उनको लड़ाकू रूप एक दे दिया था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने पूरक ग्रंथ का संकलन कराया था, और इसका दूसरा नाम, इसे 10वां बादशाह का ग्रंथ इसे कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन तो अर्जुन देव जी ने किया था, लेकिन पूर्ण रूप से पूरक संकलन इनके समय हुआ, और इसे 10वें बादशाह का ग्रंथ नाम दिया। बस वही शहजादे अकबर का विद्रोह कर चुके हैं, दुर्गादास राठौड़ के साथ उसका कर चुके हैं, सहायता वो करेंगे। ठीक है। तो बस फिर क्या रहता है, अब रहता है इसका डेथ सर्टिफिकेट निकालना। जो इसकी मृत्यु हुई थी वो
अक्टूबर के अंदर हुई थी 1707 में। लो मृत्यु लिख लो इसकी, 3 मार्च 1707 को। वो अक्टूबर 1707 में गुरु गोविंद जो थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में थे। मृत्यु हुई, 90 वर्ष की आयु थी। दौलताबाद, इसी को खुलताबाद भी बोला जाता है, खुलताबाद। बाद इसको बोला जाता है। और इसे लाल पत्थरों की कब्र बनाकर दफनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये कब्र औरंगजेब ने स्वयं इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने दौलताबाद के अंदर ही काला ताज मृत्यु से इसने क्या करवाया था, जो अपनी पत्नी थी रबिया बीबी, इसके लिए काला ताज, ठीक है, ये ताजमहल काले पत्थरों से बनाया गया था, काला ताज इसे कहा जाता है। काला ताज का निर्माण करवाया था, हालांकि ये अधूरा था, इसे अधूरा ताज भी कहा जाता है, अधूरा ताज इसे कहा जाता है। रबिया बीबी का मकबरा यही है, रबिया बीबी का मकबरा यही, ठीक है। और अपने मृत्यु पर इसने जो 12 आदेश जारी किए थे और कहा था कि अपने मृत्यु के बाद अपने पुत्रों को कहा था कि जो भी आपका जो साम्राज्य है उसको आपस में संभाल के रखना, विभाजन कर लेना, 3 प्रशासनिक भागों में इसको बांट लेना। इसने अपनी मृत्यु पर कहा था कि मैंने कभी भी, वास्तव में एक महान बादशाह वही होता है जो अपनी प्रजा का दुख समझे और प्रजा को समान रूप से शासन करे। ठीक है, इसने कहा कि इसने स्वीकार किया कि सारे झगड़े की जो जड़ है वो मैं हूं, मैं अकेला आया था और अकेला ही चला जाऊंगा। मैंने लोगों का भला नहीं किया और मैंने अपने जो मैंने लोगों का भला नहीं किया और जो मैंने जो अपना बोझ था राजा बनने का, जो बोझ प्रजा का भला न करके जो बोझ मेरे सिर पर था, वो बोझ मैं लेकर जा रहा हूं। ठीक है,
और मैंने अपनी नाव पानी के बीच या पानी में छोड़ कर जा रहा। परमदीप 3 मार्च से क्या रिपीट? आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, चीजें समझ में आई आपको? अच्छा, 3 मार्च से रिपीट करें। देखो, 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 90 वर्ष की आयु थी। दौलताबाद खुलताबाद में से दफनाया गया था। लाल पत्थरों से इसकी कब्र बनाई गई थी। माना जाता है कि इसने जो ये कब्र है स्वयं ही निर्माण इसका करवाया था जीवित रहते हुए। रबिया बीबी का मकबरा इसने दक्षिण भारत के अंदर ही बनवाया था। और दक्षिण भारत में काला ताज कहा जाता है इसको। दक्षिण भारत का ताजमहल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो ये है इसे दक्षिण भारत का ताज इसे कहा जाता है। अधूरा ताज इसे कहा जाता है। रबिया बीबी का मकबरा यही है। ठीक है, इसने कहा था कि एक राजा जो होता है वो हमेशा अपनी प्रजा के ऊपर समान रूप से शासन करता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसने स्वीकार किया था कि मैंने सारे जो झगड़ा था उसकी सारी जड़ मैं था। मैंने प्रजा के बारे में कभी भी नहीं सोचा। और जो ये बोझ था मैं अपने सिर पर लेकर जा रहा हूँ। मेरी नाव भंवर के अंदर है, मेरी नाव पानी के अंदर फंसी पड़ी है। ऐसी बातें इसने अपनी मृत्यु पर कही थी। तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। और फिर कल मिलेंगे एक नई अध्याय के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्लास आपको कैसी लगी। देखो, अगर आप नहीं लिखते ना तो ये चीजें कल पर चली जाती। आपने आज लिख लिया इसको तो आज ये कंप्लीट भी हो गया। थैंक यू, थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। चलो, तो इसी के साथ इस क्लास को हम सर नोट्स सेंड कर देना आप भी। अच्छा, कौन से नोट्स? मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है, देखो आप मेरी बात मानो, एक थोड़ा सा सब्र करना। इसके जो नोट्स हैं चलो मैं सेंड कर देता हूँ बकाया। बाद में इसके जो नोट्स होंगे आपको मैं सेंड कर दूंगा। दोबारा अपडेट करूंगा तो उस दिन मैं आपको बता दूंगा। घबराओ मत, छोड़ो, क्यों घबरा रहे, बस। ठीक है, अगर मैं कोई नोट्स अपडेट करूंगा तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि क्या मैंने किया क्या नहीं किया। घबराना नहीं है बस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक बेहतरीन नोट्स आपके इसके अंदर मिले। थोड़ी सी धार्मिक नीति रहती है, धार्मिक नीति भी मैं इसके अंदर नोट्स के अंदर ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको वो ऐड करके दे दूंगा, तो आप वहां से उसको पढ़ लेना। ज्यादा दिमाग के ऊपर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। धार्मिक नीति क्या है? धार्मिक नीति के अंदर जजिया कर मैंने आपको करवा दिया। सुलह कुल जो ये थी, इसने सिखों के साथ जो इसका वो रहा था, संघर्ष रहे थे, वो हमने कर लिए। मेवाड़ के ऊपर इसने जजिया करने लगाया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रही रहता है इसका। थैंक यू रेनू बहन। तो चलो भाई, इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। सुबह मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।